हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन ने जो पढ़ा सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राउल्ट का लॉ समझा अच्छे से। उसके बाद आए थे बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि रिलेटेड थी किससे, राउल्ट के सेकेंड केस से। तो अगर अपन बात करें राउल्ट का सेकेंड केस ले लेते हैं हम, या फिर हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट, जिसमें अपन ने कहा था वेपर प्रेशर कम होता है, वो दोनों कंडीशन क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हमने दोनों चीज़ों को एक साथ देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आज अपन जो बात कर रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, वो तीन प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले कौन सी प्रॉपर्टीज थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन पॉइंट बचे हुए अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने बीच में एक टॉपिक उठाया है, इसको कंप्लीट करने के बाद बची भी हम तीन प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो क्या करता है, राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है। अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन नाम से क्या समझ में आता है भाई, ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कोई ना कोई लॉ को फॉलो करता होगा, जो कि क्या होगा, सिस्टमैटिक होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, चेंजेस कम होंगे। मेरी बात समझ में आई। अपन क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को जब अपन आइडियल कहते हैं तो आइडियल का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, अपने लिए एक फिक्स उसका वैल्यू निकल के आता है, वो फिक्स वैल्यू निकल के आएगा। अपन कहते हैं ना किसी को भी आइडियल होना, आइडियल होने का मतलब क्या होता है कि भैया वो एक इंसान ऐसा है जो कि क्या करता है, अपने नियम को मानते हुए चलता है, अपने नियम नहीं तोड़ता। अपन कहते हैं ना अपने अकॉर्डिंग है भैया, नियम का है, पक्का है, अगर टाइम पे उठता है तो टाइम पे उठता है, पढ़ाई करने बैठता है तो बिल्कुल टाइम से पढ़ाई करता है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करता, जैसे हम कहते हैं घर में अच्छा बच्चा, वैसे ही हम कह सकते हैं आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, लॉस को फॉलो करते हुए चलेगा। कौन सा लॉ फॉलो करेगा, तो अपन अभी क्या पढ़ के आए बच्चों, राउल्ट लॉ। तो सॉल्यूशन हम ये बताएंगे, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता होगा। अब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा और नॉन आइडियल कौन सा है, उससे हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं भाई आइडियल में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नॉन आइडियल में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो बच्चों अपन देख रहे हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाए जाएंगे। तो अपन ने यहाँ पे देखा बच्चों, टोटल क्या होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। अगर ये 5 लॉ फॉलो करते हैं या 5 ये नियम में मान लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वो सारे क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो पहला पॉइंट अपना यही हो गया, राउल्ट के अकॉर्डिंग जब अपन क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कोई ना कोई 5 पॉइंट आपको फॉलो करने, तभी आप आइडियल सॉल्यूशन कहलाओगे। तो 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है बच्चों, राउल्ट का लॉ। दोज विच फॉलो राउल्ट लॉ ऑफ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे कितनी कंसंट्रेशन हो, लेकिन ये क्या करने चाहिए, राउल्ट के लॉ को फॉलो करने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कहलाएंगे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अगर अपन राउल्ट के लॉ पे चलते हैं तो आपको ध्यान है, ये वाला ग्राफ हमने पढ़ा था फर्स्ट केस में, जिसमें हम क्या कहते थे, ए मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और बी अपन किसकी लेते थे, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। हम कहते थे सॉल्यूट का बीपी ज़्यादा आता है तो इसका ग्राफ बड़ा आता है, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कम होता है तो इसका मतलब इसका क्या आ जाता है बच्चों, ग्राफ जो होता है वो कम आता है। आपको ध्यान होगा पीए पीबी के अकॉर्डिंग अपन ने किया था, और टोटल वेपर प्रेशर अगर अपन पार्शियल प्रेशर निकालते थे, वीपी निकालते तो हम पीए प्लस पीबी से निकालते थे। यही अपना इक्वेशन था, याद है बच्चों सभी को, ध्यान है ग्राफ अच्छे से। तो यही ग्राफ जो था, अगर ये ग्राफ बनाते हैं इसका मतलब भी राउल्ट के लॉ से रिलेटेड है कि जो इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ये राउल्ट का लॉ था जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर किस तरह से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट होता है। जहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस वाली एक्सिस पे हमने एक्स मान लिया, एक्स मतलब क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। यहाँ मोल फ्रैक्शन आ गया बच्चों आपका, यहाँ आपका प्रेशर आ गया था, पार्शियल प्रेशर। तो हमने इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके क्या बताया था कि ये राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो करेंगे। इस सेट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वो सॉल्यूशन जो कि राउल्ट के लॉ को मानते होंगे, राउल्ट के लॉ को फॉलो करते होंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दोज इन विच पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व। अभी क्या चीज़ है देखो, पी मतलब प्रेशर से रिलेटेड है। अब प्रेशर क्या होता है बच्चों, 2 टाइप का हो सकता है, एक थ्योरेटिकल बोलते हैं, एक अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना एक चीज़, आपने कभी क्या किया होगा बच्चों, क्लास में टाइट्रेशन की है। हम लोग जब टाइट्रेशन करते हैं लैब में, तो आपको पता होगा कि टाइट्रेशन में क्या करते हो बच्चों, अगर आपको पता है कि आपका एंड पॉइंट कितने पे आ जाता है, 15 या 20 पे वैल्यू आनी चाहिए, तो बच्चों की सबकी वैल्यू क्या इक्वल आती है क्या, कभी नहीं आती। क्यों नहीं इक्वल आती, क्योंकि क्या होता है, हम कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी प्रैक्टिकल बुक में लिखा हुआ है कि भाई इस कंसंट्रेशन का एंड पॉइंट आना चाहिए था 20 ml पर कुछ बच्चे ला रहे हैं उसको 21 पे,
कुछ ला रहे हैं 22 पे, कुछ ला रहे हैं 19 पे, कुछ ला रहे हैं 18 पे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो क्या थी 20, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद ऑब्जर्वेशन से वैल्यू कितनी निकल के आई 18, 19, 20, 21, 22 कुछ भी आई। मेरी बात समझे, ऑब्जर्व वैल्यू वो होती है जिसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू वो होती है जो आपके बुक्स में किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वैल्यू निकाल के रखा होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ऑब्जर्व वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों डिफरेंस आता है। मेरी बात समझ गए। अब एक बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है, अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपकी बुक में 20 वैल्यू लिखी हुई है तो कुछ ना बच्चे को समझदार ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्जैक्ट 20 वैल्यू पे अपना टाइट्रेशन कंप्लीट कर ले। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू को इक्वल कर दिया, मतलब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या करा, परफेक्ट किया। कहते हैं ना टीचर्स, कई बार कहते हैं क्लास में कि भाई तुम्हारा टाइट्रेशन अच्छा रहा, कलर भी एंड पॉइंट बिल्कुल सही आया है, तुम्हारा थोड़ा आगे निकल गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। मेरी बात समझ में आई बच्चों। तो ऑब्जर्व वैल्यू वो जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू वो जो आपके बुक्स में या फिर कहीं पर भी वैल्यू गिवन होती है कि इतनी आनी चाहिए। बात समझ गए। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेशन से मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद। अब बच्चों प्रेशर को नापने का आपको पता है बैरोमीटर आता है, बैरोमीटर आती है ना यूनिट, प्रेशर को नापते हैं अपन, बैरोमीटर से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका। तो प्रेशर किस में नापा जा रहा है, बैरोमीटर में, मतलब बैरोमीटर से ऑब्जर्व वैल्यू निकाल ली गई और थ्योरेटिकल वैल्यू आपको गिवन थी। थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से आई, इक्वेशन से निकल के आई। इज दैट क्लियर। तो थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब क्या हुआ आपका, वही प्रेशर जो हम लोगों ने राउल्ट के लॉ में लगाया था। पीटी का वैल्यू अपन ने बताया था PA प्लस PB, मतलब क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, दोनों को प्लस किया था बच्चों। और आपको पता है वैल्यू निकाल के हमने ये लिखी थी P0 इंटू एक्स ए प्लस P0 इंटू B0 इंटू XB। ये आपको ध्यान ही है, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन निकाला था हमने टोटल प्रेशर। ध्यान है आपको, कौन सा प्रेशर, जो वेपर लगाती है उसकी सरफेस पर। इतना क्लियर है ना बच्चों सभी को। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ये थ्योरी हम, ये जो अपन ने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाला वो हमने कैलकुलेशन से निकाला, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू का वैल्यू इक्वल लेके आते होंगे। बात समझ गए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आप क्या बताते हो कि लैब में बच्चों प्रैक्टिकल किया, जिस बच्चे की ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू निकल के आई, जो उसने कैलकुलेशन किया, मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, तो 20 मैंने कहा 20 वैल्यू सही थी और एक बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट 20 पे टाइट्रेशन पूरा करके ले आया। इसका मतलब आप क्या कहोगे, वो आइडियल स्टूडेंट है। उसने क्या किया, इसका मतलब कि उसने एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। मेरी बात समझ में आई। तो इसी तरीके से अपन कहेंगे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर थ्योरेटिकल प्रेशर की वैल्यू और ऑब्जर्व प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल आनी चाहिए। अगर बैरोमीटर इसमें क्या किया गया, अपन ने कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रेशर कैलकुलेट किया, पता लगाया, तो मान लो प्रेशर जो आ गया वो कितना आ गया 5 एटमॉस्फेयर। ATM में निकालते हैं प्रेशर, ये 5 आ गया और थ्योरेटिकल वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो किसी सॉल्यूशन के लिए अगर 5-5 प्रेशर का वैल्यू आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट कह रहा था राउल्ट को लॉ को फॉलो करें। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू जो है प्रेशर की वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, इक्वल आनी चाहिए। ये बात समझ गए। थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, थर्ड पे चलें। फर्स्ट सेकंड क्लियर है बच्चों सभी को। अब थर्ड वाला देखो, दो सॉल्यूशन इन विच चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल वी का वैल्यू जीरो आता है। क्या हुआ चेंज बच्चों, यहाँ पे देखो अपन बात कर लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये सॉल्यूट, हाँ कि नहीं, ये सॉल्वेंट आपका, ठीक है। और आपको पता है इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम लिया आपने, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना था 5, इसका वॉल्यूम पे कितना हो गया बच्चों 5, तो इसका 5 और 5 वॉल्यूम मिलके कितना आ जाएगा इसका 10। बात समझ गए। 5 वॉल्यूम सॉल्यूट का, 5 वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का, दोनों को मिला के आपको वॉल्यूम कितना मिला बच्चों, 10 मिला। इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझे। मतलब वॉल्यूम जो रिएक्टेंट का था और प्रोडक्ट का था वो इक्वल निकला। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट बोल सकते हैं अपन उसको। रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम था वही आपका किसका निकला बच्चों, सॉल्यूशन का निकला, प्रोडक्ट का निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है, जिसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। बात समझे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, डेल वी निकालने का तरीका क्या है, वी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है अगर अपन ने यहाँ पे लिया है बच्चों, तो आपको पता है इसका 10 माइनस क्या करो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना था, 5 + 5, ये भी कितना आ गया 10, 10 में से 10 वैल्यू हो गई, कितना आ गया, डेल वी का वैल्यू 0। बात समझ में आई, कंडीशन समझ में आई।
अगर वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके, सॉल्यूशन के इक्वल होता है, तो आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। इसका मतलब आपके वॉल्यूम में चेंज 0 होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता चला कुछ और आ रहा है, आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ गए बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है सभी के दिमाग में? क्या हुआ? अब अपन चले फोर्थ वाले पॉइंट पे। क्या कहता है बच्चों फोर्थ पॉइंट, दोस इन विच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहोगे जिसके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो इक्वल होना चाहिए बच्चों सॉल्यूशन के लिए भी। बात समझना कैसे, ये देखो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं बच्चों, इसको देख लो डायग्राम। अपन ने यहाँ पे लिया, ये आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट अपन ने कैसे लेते हैं बच्चों, ए से बताते हैं, ध्यान है। अब इसका मतलब ए और ए के मॉलिक्यूल जिनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब मैं बता लेती हूँ यहाँ पे, ये जो चीज़ है बी, बी क्या है आपका, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर इसके मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों, दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अपन ने बताया इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, मॉलिक्यूल पास क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और भी कई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को पास पास रखते हैं। बात समझ में आई? अब जो सॉल्यूट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और सॉल्वेंट का जो था वैल्यू, उन दोनों का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, वो आना चाहिए आपके सॉल्यूशन के इक्वल आना चाहिए। ये क्या है आपका a प्लस बी, जहाँ पे आप बताओगे ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल और एक आपने बता दिया ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल था। बात समझ गए? देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स की। बात समझे? बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अगर अपन मान लेते हैं इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स 5 है, फोर्स अपन ने मान लिया 5 लग रहा है, इसके बीच में भी फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 5 वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। बात समझ गए कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में है, मतलब इन दोनों का भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन का भी इक्वल होगा। बात समझे? तो वो वाला लॉ जो फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ गए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा यहाँ लग रहा है उतना ज़्यादा यहाँ होगा, और इन दोनों का मिलके रिजल्टेंट का भी क्या होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ गए? तो इसके अकॉर्डिंग जितना अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में कर रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो आइडियल सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं होता तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गए बच्चों? ये चीज़ समझ में आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। क्या लिखा अपन ने, ये भी समझ लो इसका सेंटेंस, दोज इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट के बीच का वो इक्वल होना चाहिए मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच में उन दोनों मॉलिक्यूल के इक्वल अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों? डाउट है कुछ यहाँ पे? अब चलते हैं अपन 5 पॉइंट पे। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है बच्चों वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे गौर करना। हमने क्या कहा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, ध्यान देना, प्लस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मिलके क्या देंगे आपको, सॉल्यूशन देंगे बच्चों। ये देखो ए और बी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपको मिलके क्या दे रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे गौर करो कि क्या है ये 1 2 2 है, कितने बनेंगे ये 2AB बन जाएगा। अगर अपन रिएक्शन के उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो बच्चों ये रिएक्शन होगा, इतना समझ गए। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा तभी तो बनेगा। हम अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों तो अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल जब ये टूटेंगे तभी तो नया वाला बनेगा, हाँ कि नहीं। ये तो क्या कर रहे हैं अपन, सॉल्यूट में अगर अपन बताते तो अपन क्या कहते थे कि भाई इनकी जो मॉलिक्यूल है ये आपस में ऐसे जुड़े हुए, याद है आपको। सॉल्वेंट के अपन क्या कहते थे, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए। और अपन बताते थे जब सॉल्यूशन का बता रहे बच्चों तो अपन कैसे बताते थे, ये यहाँ आ गया, फिर इसके पास ये एक और आ गया, ये थोड़ा बाहर चला गया, लेकिन ऐसे गौर करो, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तभी तो दोनों की मिक्सिंग होगी और तभी तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। बात समझ गए? अब सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों को मिलना है तो क्या होना पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूल टूटने चाहिए।
अब मॉलिक्यूल टूटने का मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको ध्यान हो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी इससे पहले, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बताया था कि कभी भी बॉन्ड पहले टूटते हैं उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड पहले टूटेंगे बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसके बाद नए बॉन्ड बनेंगे, इतना तो आप समझते हो। अब यहाँ पे अगर अपन को पता है कि इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने कहा था हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, या आप ये कह सकते हो उसको आपने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, ठीक है। याद है आपको केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात की थी हमने, तो हमने क्या कहा था, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है कि मॉलिक्यूल एक्टिव हो, टूटे हैं, फिर नए बॉन्ड बने। बात क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे भी बॉन्ड टूटने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, बात समझे। अब ये मान लो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 10 जूल दे दिया, यहाँ पर भी 10 जूल दी इनको दोनों को टूटने के लिए। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे तो आपने एनर्जी दे दी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, क्योंकि अपन को पता है कोई कंपाउंड जब बनता है तो क्या करता है बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालता है, तभी तो जाके वो स्टेबल हो पाता है। मेरी बात समझे। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी निकलेगी बाहर, कितनी निकलनी चाहिए, 10 + 10 20। इसकी टोटल कितनी एनर्जी दे दी हमने, 20 यहाँ पे दे दी और 20 यहाँ से निकल रही है। इसका मतलब आपका डेल एच जो आया बच्चों, एंथैल्पी चेंज क्या हो गया, 0 हो गया। तो किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका एंथैल्पी चेंज कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। डेल एच अगर आपको निकालना हो तो एच और एच की वैल्यू निकालोगे, H1 H2 रख देते हैं अपन एंथैल्पी, पहले वाले की H1, दूसरे वाले की क्या करेंगे अपन H2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू तो क्या आ गया 20, एक का +20 एक का -20 निकालोगे, डेल एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। डेल एच निकालोगे तो बच्चों क्या होगा, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया एक तरह से, एक में एनर्जी दे रहे हैं दूसरे में एनर्जी निकल रही है, लेकिन जितनी एनर्जी आपने दी है अगर उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, इसका मतलब डेल एच का वैल्यू बच्चों 0 हो जाता है। एंथैल्पी चेंज हुई नहीं आपकी, खत्म हो गया वहाँ पे वैल्यू, जो डिफरेंस आना चाहिए था वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर एंथैल्पी चेंज आपका कम ज़्यादा आता है या 0 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन 5 पॉइंट इसके बताएं तो टोटल आप देख सकते हो आइडियल सॉल्यूशन हो गया आपका। आप समझ गए बच्चों आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशन में अपन ने टोटल कितने बता दिए, 5 पॉइंट बता दिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या कहा, जो फॉलो करेगा कौन सा, राउल्ट लॉ को फॉलो करता होगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड इसमें क्या बता दिया अपन ने कि पी थ्योरेटिकल जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, पी ऑब्जर्व वैल्यू के। बात समझ गए। थर्ड पॉइंट अपन ने कहा कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जो है वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के किसके, यहाँ पे अपन ले लेते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये शॉर्ट में अपन लिख देते हैं, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ गए। अगर अपन शॉर्ट में बताए बच्चों ये 5 पॉइंट हो गए, और लास्ट वाला अपना क्या बताता है, डेल एच का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 हो जाना चाहिए। बात समझ गए। कभी भी आपको पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, तो आप ये 5 लॉ को देखोगे, चेक करोगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन पे ये लॉ वर्क करते हैं कि नहीं करते। 5 पॉइंट हो गए, राउल्ट के लॉ को फॉलो करना चाहिए, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम आपका 0 आ जाना चाहिए बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के इक्वल हो जाना चाहिए, और लास्ट वाला अपन कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज भी 0 आना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन इन 5 लॉ को फॉलो करते होंगे, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। ठीक है, आगे चले। अब अपन समझते हैं अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल कौन से होंगे। क्लियर, रब कर दूं इसको, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब बच्चों आते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। अभी अपन ने आइडियल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझेंगे। अब यहाँ पे बच्चों नोटिस करना, हम लोगों ने क्या कहा था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्रेशर जो था थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अपन को पता है कि अगर ये इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, या ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आ जाए। बात समझ गए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी टाइट्रेशन की वैल्यू क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है आपकी 20,
ऑब्जर्व वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बच्चों 21 और 22, इसका मतलब वो किस केस में आ गई, फर्स्ट वाले केस में। या आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आ जाए आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, जैसे 19 और 18 ही आ रहा है आपका टाइट्रेशन। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी बच्चों, ये यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर क्या हो रही है, दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। एक बार आपकी ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा है, एक बार आपकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। अगर ज़्यादा ऑब्जर्व वैल्यू होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की, अगर आपकी ऑब्जर्व वैल्यू कम आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है। बात समझ गए। तो ये सारे पॉइंट अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, कि वो सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, जो इन लॉस को फॉलो नहीं करते। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन ने क्या बोला, अगर ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ आएगा। हमने क्या कहा था, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करे, राउल्ट के ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का ग्राफ आना चाहिए। अब अपना क्या हो रहा है बच्चों, दो तरीके से निकल रहे हैं। अगर ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा आ रही है प्रेशर की, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। इसका मतलब आपके ग्राफ का वैल्यू राउल्ट लॉ से ज़्यादा आएगा। अगर ऑब्जर्व वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब आपकी वैल्यूज क्या होंगी, राउल्ट के लॉ से कम आएंगी। यही हो सकती है दोनों की वैल्यू। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें बच्चों, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, आपका हाइयर वैल्यू आ रहा है, आप खुद देख सकते हो ग्राफ के अंदर। अब ये बच्चों हाइयर वैल्यू क्यों आ रहा है, ये देखना यहाँ पे कंडीशन क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि हमने क्या कहा, सॉल्यूशन कब तैयार होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से। अभी तक अपन क्या कह रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर मिलके सॉल्यूशन देता है जिसका वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल था, हाँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप दो डिफरेंट सॉल्यूट में सॉल्वेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट टाइप का सॉल्यूट ऐड कर रहे हो जिसके अंदर उसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। एक बात नोटिस करना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कहा, पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ कब आता है, इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी। अपन यहाँ पे बच्चों वैल्यू बता रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, वैल्यू बढ़ गई। क्यों वैल्यू बढ़ी, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रही होंगी। आपको ध्यान है वो राउल्ट का लॉ, हमने क्या कहा था, वेपर प्रेशर के अंदर क्या होता है भाई, सॉल्यूट की वेपर ज़्यादा बनती है, सॉल्वेंट की कम मिलती है, और दोनों का मिलके जो सॉल्यूशन का हमको ग्राफ मिलता है बच्चों, क्या होता है, इक्वल हो जाता है एक तरह से। बात समझ गए, एवरेज वैल्यू आ जाता है दोनों का टोटल होकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वेपर ज़्यादा बन रही होगी। अब आप मुझे समझाओ, वेपर किस कंडीशन में ज़्यादा बनेगी। हम क्या कहते हैं, जब दोनों जो होंगे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, प्रॉपर मिक्स नहीं हुए होंगे। बात समझ में आई। जब सॉल्यूट जो था सॉल्वेंट में जाके प्रॉपर मिक्स नहीं होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा। धक्का मारने का मतलब कि भैया वेपर की फॉर्म में तू चला जा, मेरे को चाहिए नहीं, तू दूर ही रह। गैस के मॉलिक्यूल में अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर क्यों जाते हैं बच्चों, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। बात समझ में आई। लेकिन लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स होता है तो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। तो हम कहेंगे जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल पास पास है। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो वो आसानी से वेपर बना लेंगे, क्योंकि वेपर बनने से कोई रोक नहीं सकता उनको। बात समझे। जहाँ पे टीचर की क्या होती है, अपन कहते हैं ना टीचर का इफेक्ट अच्छा होता है तो बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं। जहाँ पे टीचर ध्यान नहीं दे रहा, सिंपल है, डांट भी नहीं रहा, तो बच्चे बाहर भागते हैं। वही वाली बात हो गई। मेरे पॉइंट समझ में आया सभी को। तो अपन ने यहाँ पे क्या कहा बच्चों, हायर वैल्यू कब आ रही है, जब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वैल्यू क्या होने लग जाएगी, ज़्यादा आएगी। इसका मतलब वेपर ज़्यादा बनेगी। बात समझे, ये पॉइंट समझ में आया सभी को। जैसे हायर वैल्यू पीए मतलब ये, सॉरी हाँ, पीए ये वाला और पीबी ये वाला, वो आप वैल्यू अपनी अकॉर्डिंग देख लेना, वो अपन ने बनाई थी ना पहले। तो ये इस तरफ वाला पीए बता दो, और ये जो था नीचे वाला ये पीबी था, और वो पीटी था टोटल। पीए पीबी पीटी वो वैल्यूज तो अपन को पता थी बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी हाँ, ये वैल्यू पीबी कर लो, ये वैल्यू पीए कर लो। पीए हाइयर, पीबी वाला लोअर, वो अपन को पता था सॉलिड सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई आपको। यहाँ पे अपन कह रहे हैं वैल्यू ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि ज़्यादा वेपर बन रही है। ज़्यादा वेपर क्यों बन रही है, क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं। तो जब अट्रैक्शन ही नहीं है, आपस में मिक्स ही नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से, तो क्या करेंगे, वेपर की फॉर्म में जाना पसंद करेंगे। भाई वेपर बन रही है तो बना लो फटाफट, सबके सब उड़ जाओ, ठीक है। ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वेपर से वैल्यू ज़्यादा आएगा राउल्ट के लॉ से। तो अपना जैसे एग्जाम्पल अपने लिया C2H5OH + H2O, क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल और वाटर। मिक्सिंग तो होती है लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती। प्रॉपर मतलब क्या होता है, कंप्लीट मिक्स हो जाना चाहिए। तो क्या होता है, वेपर की फॉर्म में जाना पसंद करेगा, ठीक है। जैसे अपन ने कहा सॉलिड और सॉल्वेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को बच्चों रिपेल करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन यहाँ पे आते हैं बच्चों, अपन ने दूसरा वाला क्या बोला, जब ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली डेविएटेड होगा।
नेगेटिव डेविएटेड का मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या होंगी, राउल्ट के लॉ से कम हो जाएंगी। वहां पे क्या हो रहा था बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स नहीं था, तो क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल बाहर भाग रहे थे। बात समझ गए। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। अगर वैल्यू अपने अपन बोलेंगे, ये जैसे HCl और H2O, एसिड के अंदर आप वाटर मिलाओ तो डाइल्यूट करते हैं अपन एसिड को, वाटर मिक्स करके डाइल्यूट करने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्डिंग अच्छी हो गई। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करो, दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो उनकी मिक्सिंग क्या होगी बच्चों, अच्छी हो जाएगी। बात समझ गए, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, वेपर तो कम बनेंगी। हमने क्या कहा था, जब रिपेल करते हैं तो वेपर ज़्यादा बनती है, क्योंकि भागो यहाँ से निकलो। जब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो कहेगा भाई क्यों जा रहा है, वेपर की फॉर्म में इधर ही रहे। 10 मॉलिक्यूल वहाँ पे जा रहे थे तो बोलेंगे 1-2 को हटाने तो बाकी अपन साथ में ही रहेंगे मिलके। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मॉलिक्यूल नीचे ही रह गए, मॉलिक्यूल वेपर बन ही नहीं पाए। वेपर बन नहीं पाए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग कम हो गया, मतलब डेविएशन आया तो क्या हुआ, नेगेटिवली डेविएशन आ गया। बात समझ गए। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा बच्चों, जो PT वैल्यू था, प्रेशर का वैल्यू जो था, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू से भी कम हो जाएगा। बात समझ गए, ये पॉइंट समझ में आया क्या हुआ। सेकंड पॉइंट पे चले बच्चों, सेम वही चीज़ है। ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इस साइड वाली वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी तो ये इस तरफ वाली वैल्यूज़ हैं। वो मैंने क्या करा, वो पर्पल वाले से आपको एरो बना के बता दिया है, बार बार लिखा नहीं है उस चीज़ को, समझ गए ना, वही पॉइंट चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कंपैरिजन में। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जितना अट्रैक्शन था, सॉल्यूशन बनने के बाद वो अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे को बाहर भेज रहे, तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सीधी बात है। सेकेंड वाली कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का स्ट्रॉन्ग है देन A एंड AB, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से सॉल्यूशन बहुत अच्छा बन गया। बात समझ में आई। सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि भाई दोनों के बीच में, दोनों के अलग अलग मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन इतना नहीं था जितना दोनों का मिलने के बाद अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। बात समझ गए, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम है। क्यों कम है वो रीज़न समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, 0 से ज़्यादा है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 0 से कम है। अभी डायग्राम के थ्रू अगर आप देखोगे बच्चों तो A मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या है, इतना इनका वॉल्यूम है, दूर दूर है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी इतना उनके बीच में स्पेस है, लेकिन अपन ने जब दोनों को मिलाया कि दोनों के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। क्यों दूर दूर हो गए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के कंपैरिजन में इसका क्या है बच्चों, कम है। पहले वाले पॉइंट से कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का कम है। AB का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन दे रहे बच्चों। AB आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं, तो आपको दिख रहा है दोनों के बीच में स्पेस बढ़ गया, पसंद ही नहीं कर रहे तो दूर दूर रह रहे हैं। दूर दूर रहने से क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का ज़्यादा होता है, गैस का उससे भी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते जा रहे हैं। बात समझ गए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया कि भैया वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिपल्शन है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर दूर भेज रहे हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ गया। बात समझ में आ गई। सेकेंड वाले केस में हमने क्या कहा था, अट्रैक्शन है भाई, साफ दिख रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हुए तो अट्रैक्शन आप देखो दोनों के बीच का स्पेस कम हो गया। स्पेस कम होने से क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। अपन ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कहा था कि क्या होना चाहिए, वॉल्यूम जो है वो इक्वल आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए वॉल्यूम चेंज। यहाँ पे अब अपन कह रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा आ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है ना, तो चेंज जो आ रहा है वॉल्यूम में वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अपन कहेंगे वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या है, मॉलिक्यूल अलग अलग है, रिपल्शन है, मॉलिक्यूल पास पास है क्योंकि अट्रैक्शन है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। जैसे हम कह सकते हैं गैस से लिक्विड में बदलना, इसको हम गैस वाला मान सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, अट्रैक्शन है तो वॉल्यूम बढ़ गया, सॉरी रिपल्शन है तो वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ अट्रैक्शन है तो वॉल्यूम कम हो गया। जैसे लिक्विड की बात कर सकते हैं, जैसे लिक्विड से और भी अपन सॉलिड की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ वाले पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है, डेल एच का वैल्यू जो है सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, 0, 0 से कम। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा। अब कैसे होगा एंथैल्पी चेंज बच्चों, वो ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, सॉरी
0 से ज़्यादा है ये, तो बोलो फिर मैं गलत बता रही हूँ तो। पीछे वालों को तो पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बता दिया करो, बीच में इंटरेक्ट करोगे तो पता चलेगा मैंने गलत बोला सही बोला। तो मैं जानबूझ के भी कई बार गलत बोलती हूँ ताकि आप लोग बताओ आपका ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। एक्टिवनेस पता चलती है बच्चे एक्टिव है कि नहीं है। डेल एज क्या हो गया, ज़्यादा है ना 0 से, हर बात में हाँ नहीं बोलना, गलत भी बताना है, ठीक है। वो क्रॉस चेक होता है ताकि पता चले। डेल एज का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे वैल्यू कम है। अब ज़्यादा क्यों आ रहा है बच्चों, यहाँ पे नोटिस करो। हमने क्या कहा था, इन दोनों के बीच में एंथैल्पी मतलब वही एनर्जी देनी पड़ रही है, 10 जूल यहाँ दे दी। अब आपके पास आप देखो कि दोनों ए बी बन रहे हैं। अब अपन ने क्या कहा था, कंपाउंड स्टेबल होता है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, बात समझ गए। और एक अपन कहते हैं कि कंपाउंड अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों मिक्स ही नहीं हो पा रहे तो एनर्जी कम निकलेगी। जिनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई उनकी एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, वो हाईली स्टेबल होंगे। और कुछ क्या होते हैं कि भैया कंपाउंड बन तो गया लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहे, मेरी बात समझे। वही वाले पॉइंट सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जो भी आपका जो प्रोडक्ट बना है बच्चों वो रिपेल कर रहा है, सॉल्यूशन जो बना है वो रिपेल कर रहा है। इस चक्कर में अपन कहें कि 2 मोल यहाँ पे AB के बन गए तो 1 मोल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 6। दूसरे वाले से भी 6 हुई तो टोटल हुई 12। जब अपन ने देखा प्लस का वैल्यू, क्योंकि क्या हुआ, एनर्जी दी है आपने एंडोथर्मिक, बाहर निकली है एक्सोथर्मिक, तो प्लस का 20 है माइनस का 12, वैल्यू निकालोगे प्लस का 8 आ रहा है। मतलब आपका एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है। बात समझ गए, क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपल्शन है। इस चक्कर में आपका एंथैल्पी चेंज बच्चों +8 आ गया। एग्जांपल लिया हमने, जैसे दोनों का 10-10 था और अपन ने देखा इसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कर रहा है, 6 और 6 टोटल मिला के 12 ही दे रहा है। बात समझ गए। तो जब आपने देखा तो वैल्यू क्या हो गया आपका, कैलकुलेशन से निकल के आया प्लस का 8। मेरी बात समझे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एंथैल्पी चेंज ज़्यादा आ रहा है। अब अपन इस वाले केस में चलते हैं, वही वाली बात है, ए को 10 दी, बी को भी 10 दी। अब यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट बना बच्चों तो आप देखो कि एक मॉलिक्यूल 12 एनर्जी रिलीज कर रहा है, 12 जूल एनर्जी दे रहा है ना। एग्जाम्पल ये अपन ने 12 जूल आ रहा है अपने पास, एक का तो दूसरे का दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 24। अब आप खुद देखो, जब कोई कंपाउंड हाईली स्टेबल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करता है। जितनी अपन ने बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी नहीं दी उससे ज़्यादा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद की रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल के पास भी खुद की भी तो काइनेटिक एनर्जी होती है। बात समझ गए, ये वैल्यू ज़्यादा कैसे आया वो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। इतनी अच्छी मिक्सिंग हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बाहर निकाल रहा है। अब ये तो है प्लस की 20 और ये माइनस का 24, वैल्यू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 4। बात समझिए, इनका डिफरेंस आ रहा है माइनस का 4, मतलब डेल एच का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0 से कम, हाँ कि नहीं। तो वैल्यू यहाँ पे कम आया है, वही अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आया है रिपल्शन फोर्स की वजह से। पॉइंट क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट वाला पॉइंट वही वाला है जो हमने ऊपर लेके चले थे। अपन ने क्या कहा था, ये पांचों पॉइंट क्या है, आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अपन ने क्या कहा था, आइडियल सॉल्यूशन वो जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल वो जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता। समझ गए। अभी अपन ने कहा था थ्योरेटिकल ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, इक्वल नहीं आ रही तो वो आइडियल क्या हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर फॉलो करता तो आइडियल सॉल्यूशन होता। इन दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाता तो आइडियल, नहीं आया तो नॉन आइडियल, ठीक है। नॉन आइडियल में भी 2 कंडीशन अपन लोगों ने डिस्कस कर ली। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए 0 के। ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, जिसका इक्वल हो जाता वो आइडियल, जिसका नहीं हुआ वो नॉन आइडियल, ठीक है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पॉइंट ये ले लिया डेल एच वाला। डेल एच का वैल्यू अपन ने कहा कि 0 के इक्वल होना चाहिए तो आइडियल है, नहीं होता तो नॉन आइडियल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन ने कहा था कि इक्वल होना चाहिए तो आइडियल है, अनइक्वल है तो नॉन आइडियल है। अनइक्वल का मतलब वैल्यू कम भी है और वैल्यू ज़्यादा भी है। 2 कंडीशन अपन ने सारी डिस्कस कर ली। बच्चों समझ में आ गया आइडियल सॉल्यूशन असल में क्या होते हैं, जो कि पांचों लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल वही होंगे जो इन पांचों को फॉलो नहीं करते होंगे। तो नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि या तो वैल्यू इनकी कम होगी या तो वैल्यू इनकी ज़्यादा होगी। कम होगी तो क्या केस बनता है, ज़्यादा होगी तो क्या बनता है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है किसी को आइडियल नॉन आइडियल में। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन, मैं भी इसको लिख देती हूँ, रब कर दूँ इसे, ठीक है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन में अपन बात कर लेते हैं बच्चों वो कंपाउंड जो कि क्या होंगे, जिनके आप कहोगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले कुछ कुछ सिमिलर होंगे, वो सारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ टोलुइन का मिक्सचर दे दो, वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे बेंजीन क्या है, एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर क्या है, एक अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया।
तो आप खुद देख लो, इसका अगर फॉर्मूला अपन लिखें तो इसका होता है C6H6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C7H8 8 हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो के आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, सिमिलर है। जिनके फॉर्मूले लगभग सिमिलर होते हैं वो क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। जैसे अपन ने देखा था एंथैल्पी चेंज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों का क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा। सेकंड ले लेते हैं अपन एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। आपको देखो यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ C6H14 और C7H16, ये हो गए सिमिलर। ठीक है, थर्ड वाला एग्जांपल लिया इथाइल का क्लोराइड और इथाइल का ब्रोमाइड, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी तो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। डाउट है कुछ, पूछो पूछो अर्श, कोई बात नहीं, पूछो तो सही। C7 एन हेप्टेन, यहाँ 9 कैसे होगा, देखो C6H6 बेंजीन है। ठीक है, कैसे है यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रुको। कार्बन CH देख लो, इधर देख लो, हर्ष यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं, डाउट आना चाहिए, अच्छी बात है। ये क्या हो गया, अपना बेंजीन हो गया, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है। तो आप खुद देख लो, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, चारों हाथ कंप्लीट है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या आ जाते हैं, अपन ने किया टोलुइन का। टोलुइन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों तरफ से भरा हुआ है, ये कार्बन खुद देखो आप, कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, मैं इसको अलग से बना देती हूँ। ये देखो हाइड्रोजन है, कार्बन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चारों हाथ भरे हुए हैं उसके। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, क्लियर है, ये तो बैलेंस है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हटा के तो कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लगा सकते। हाइड्रोजन हटा तो अपना क्या हो गया, CH3 हो गया। अब काउंट कर लो कितने हो गए, कार्बन कितने हो गए, C7 1 2 3 4 5 6 7, C7 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 6 7 8। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अपना और डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे C6H6 से यहाँ पे इसको जोड़ना होगा तो पहले 5 होगा, ये C6H5 फिर CH3 जोड़ेगा, बात समझ गए। तो 5 और वो 3 मिलके 8 हो गए, क्लियर। यहाँ पे देखिए मैं समझ में आ गया बच्चों, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, C2H5Cl C2H5Br, अपन कहें तो हैलोजन फैमिली के दोनों कंपाउंड हैं, तो इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। तो अपन कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनके स्ट्रक्चर जो होंगे लगभग सिमिलर होंगे, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। अब आते हैं बच्चों अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जहाँ पे प्रेशर की थ्योरेटिकल वैल्यू अलग है, ऑब्जर्व वैल्यू से ज़्यादा है, और थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू उसमें कम होगी, है ना। ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे कम है, उसी के बेसिस पे हमने 2 में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला वाला जैसे आ गया आपका, क्या हो गया, ये मीथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, CO2 और एसीटोन को आपस में मिक्स कर दो तो ये अपन को पता है नेल पेंट रिमूवर जो अपन डिस्कस कर चुके थे, वॉलेटाइल सॉल्यूशन। और CO2 गैस है, CCl4 है और एसीटोन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन को मिक्स करो तो आपका क्या बनेगा, ये वो वाला कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जहाँ पे रिपल्शन है, वो वाला बन गया। अब अट्रैक्शन वाले देख लेते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स कर दो, अपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखा था अभी। उसके बाद अपन इथेन और क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं, उसको भी मिक्स कर सकते हो। HCl H2O भी कंप्लीट मिक्सिंग होगी, HNO3 और वाटर की भी कंप्लीट मिक्सिंग होगी। एसिड क्या होते हैं, वाटर में इजीली डिसॉल्व होते हैं। फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल का स्ट्रक्चर बच्चों देखना, फिनॉल का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की तरफ OH। एनिलीन में क्या करते हैं अपन, सेम वही स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या मिला दोगे, NH2 मिला दोगे। ये क्या है बच्चों, एसिडिक नेचर का है, और ये वाला जो है बेसिक नेचर का है। ठीक है, क्योंकि फिनॉल क्या करता है, H+ आयन देता है ना, इसीलिए ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, दूसरा वाला बेसिक होगा, तो एसिड बेस आपस में मिलके क्या बनाएंगे, होमोजीनस कह सकते हैं, कंप्लीट मिक्सिंग, वो वाले सॉल्यूशन बन गए जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। क्लियर है बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया, क्या चीज़ें हैं। एग्जांपल्स बच्चों अपन ने देख लिया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आज बच्चों अपन ने देख लिया कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, उनके बीच के बेसिक डिफरेंस के समझ लिए, और हमको आज समझ में आ गया कि हम किस सॉल्यूशन को तो आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे और कौन से सॉल्यूशन अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब जो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे वो अपन क्या करेंगे, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज बच गई है अपनी 3, एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, वो अपन कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।